का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत दौरे के लिए हुए रवाना। पीएम ने कुवैत यात्रा से दोनों देशों के बीच के विशेष संबंधों के मजबूत होने की जताई उम्मीद। अगरतला में पूर्वोत्तर परिषद के 72वें पूर्ण सत्र की बैठक जारी। गृह मंत्री अमित शाह बैठक की कर रहे हैं अध्यक्षता। संभल के प्राचीन कल के मंदिर का एएसआई की टीम कर रही है सर्वे। 4 अधिकारियों के साथ संभल की एसडीएम भी मौजूद। जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक जैसलमेर में जारी। बैठक में जीवन व स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कर की दर कम करने पर हो सकता है विचार। और अमेरिका में सरकारी कामकाज के ठप होने का खतरा टला। प्रतिनिधि सभा के बाद सीनेट ने फंडिंग बिल को किया पारित। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री के दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं। 2 दिन के दौरे पर पीएम मोदी कुवैत के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। 43 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री कुवैत का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत के 2 दिन के दौरे के लिए रवाना हुए। उनकी यह यात्रा वहां के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा के निमंत्रण पर हो रही है। 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली कुवैत यात्रा है। दोनों देशों के बीच बेहतरीन राजनीतिक संबंध हैं। भारत कुवैत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में शुमार करता है। कुवैत भारत के लिए एक विश्वसनीय ऊर्जा साझेदार भी बना हुआ है। वित्त वर्ष 2023-24 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 10.47 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। कुवैत को भारतीय निर्यात पहली बार 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा। भारत में कुवैत द्वारा निवेश 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। कुवैत भारत का छठा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता है। चौथा सबसे बड़ा एलपीजी आपूर्तिकर्ता भी है। This marks the first visit by an Indian Prime Minister to Kuwait in 43 years. And therefore assumes considerable significance. India and Kuwait share an age-old bond characterized by historical ties, robust economic exchanges, and vibrant cultural connections. यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री कुवैत के शीर्ष नेतृत्व के साथ भारत और कुवैत के संबंधों को और मजबूत करने और द्विपक्षीय साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री कुवैत में भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत करेंगे और उन्हें संबोधित करेंगे। बहुत ही उत्साहित है लोग। इतने सालों के बाद एक इतना इम्पोर्टेंट विजिट हो रहा है। एंड एज आई हैव सेड इन अदर प्लेसेस एज वेल, ही इज लाइक अ रॉक स्टार इन द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स। सारे लोगों में बहुत सारी उत्साह है और प्रेरित है। उनकी जब प्रशंसा में लोग थक नहीं रहे अभी फिलहाल। एंड लाइक जैसे कुवैती, नॉट जस्ट इंडियंस बट कुवैती में भी इतनी उत्साह है कि लेकिन उनके प्रधानमंत्री आ रहे हैं यहाँ पे। कुवैत के और हमारे भारत के संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और प्रधानमंत्री जी के आने से वो जो संबंध है वो डेवलप हो जाएंगे। भारत और कुवैत के बीच पारंपरिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध है। भारत कुवैत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से भी एक है। वहीं भारतीय समुदाय कुवैत में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। 4 दशक के लंबे इंतजार के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री कुवैत की यात्रा पर आ रहे हैं। पीएम मोदी की इस यात्रा से भारत और कुवैत के संबंधों को नई ऊंचाई मिलेगी। वहीं यहां रह रहे भारतीय समुदाय में भी पीएम मोदी की इस यात्रा को लेकर काफी उत्साह है। कैमरामैन राजेश रेकी के साथ मैं चंद्रशेखर जोशी, कुवैत सिटी से डीडी न्यूज के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत की यात्रा पर रवाना होने से पहले प्रस्थान वक्तव्य जारी किया। पीएम मोदी ने अपने वक्तव्य में कहा कि आज मैं कुवैत राज्य के अमीर महामहिम शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा के निमंत्रण पर कुवैत की 2 दिवसीय यात्रा पर जा रहा हूं। पीढ़ियों से चले आ रहे कुवैत के साथ ऐतिहासिक संबंध भारत की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हम न केवल मजबूत व्यापार और ऊर्जा साझेदार हैं,
बल्कि पश्चिमी एशिया क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि में हम साझा विचार रखते हैं। मैं कुवैत के महामहिम अमीर, क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री के साथ अपनी बैठकों की प्रतीक्षा कर रहा हूं। यह दोनों देशों के लोगों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। यह यात्रा दोनों देशों के बीच भविष्य की रूपरेखा तैयार करने का काम करेगी। कुवैत में भारतीय प्रवासियों से मिलने के लिए उत्सुक हूं, जिन्होंने दोनों देशों के बीच मैत्री के बंधन को मजबूत करने में बहुत योगदान दिया। अरेबियन गल्फ कप के उद्घाटन समारोह में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं कुवैत के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं एथलेटिक उत्कृष्टता और क्षेत्रीय एकता के इस उत्सव का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक हूं। मुझे विश्वास है कि ये यात्रा भारत और कुवैत के लोगों के बीच विशेष संबंधों और मित्रता के बंधन को और मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय कुवैत की यात्रा के लिए देश से रवाना भी हो चुके हैं और इस यात्रा के दौरान वे आपोतानी कुवैत में रह रहे प्रवासी भारतीय समुदाय से भी मिलेंगे। इसी सिलसिले में सोशल मीडिया एक्स पर श्रेया जुनेजा ने पीएम मोदी को टैग करते हुए एक पोस्ट की। इस पोस्ट में श्रेया ने लिखा कि कुवैत में उनके 101 वर्षीय नाना जी रहते हैं। श्रेया ने पीएम से अनुरोध किया कि वो उनसे भी मिलें। पीएम मोदी ने श्रेया के इस पोस्ट को साझा करते हुए लिखा कि वे उनसे ज़रूर मिलेंगे। गृह मंत्री अमित शाह अगरतला में पूर्वोत्तर परिषद के 72वें पूर्ण सत्र की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। इसके अलावा वह वित्तीय समावेशन, ऋण वितरण, डिजिटल समावेशन आदि की समीक्षा के लिए बैंकर्स के साथ भी एक बैठक करेंगे। गृह मंत्री पूर्वोत्तर परिषद की बैठक के समापन सत्र को भी संबोधित करेंगे। गृह मंत्री कल बुरहापारा में ब्रू शिविरों का भी दौरा करेंगे और धलाई जिले में मसूराईपारा में एक जनसभा करेंगे। जुलाई 2018 में ब्रू बस्ती समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद ये पहली बार है जब केंद्रीय गृह मंत्री जमीनी हकीकत का आकलन करने के लिए इन शिविर का दौरा करेंगे। और जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक जैसलमेर में जारी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक हो रही है। बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, गोवा के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री प्रमोद सावंत, अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चौना मीन, बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी, राजस्थान के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर और समेत देश के विभिन्न राज्यों से आए वित्त मंत्री और प्रतिनिधि इस बैठक में मौजूद हैं। बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के आम बजट के लिए वित्त विशेषज्ञों के सुझाव लिए जाएंगे। बैठक में जीवन व स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कर की दर कम करने, महंगी कलाई घड़ियों, जूतों और परिधानों पर कर की दर बढ़ाने तथा अहितकर वस्तुओं के लिए अलग से 35% कर लगाने पर विचार किया जा सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक में करीब 148 वस्तुओं में दर फेरबदल पर चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा विमानन उद्योग की परिचालन लागत के एक प्रमुख घटक एविएशन टरबाइन ईंधन यानी एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही स्विगी और जोमेटो जैसे खाद्य वितरण मंचों पर जीएसटी दर को वर्तमान में 18% से घटाकर 5% करने का भी प्रस्ताव है। सूत्रों के अनुसार फिटमेंट कमेटी ने इस्तेमाल की गई इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ साथ छोटे पेट्रोल तथा डीजल वाहनों की बिक्री पर मौजूदा 12% से 18% तक की दर बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। इस बढ़ोतरी से पुरानी छोटी कारें तथा इलेक्ट्रिक वाहन पुराने बड़े वाहनों के बराबर हो जाएंगे। इसके अलावा जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर पर मंत्रियों के समूह को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जून 2025 तक 6 महीने का विस्तार मिलने की संभावना है। और बात संभल की, जहां पर भारतीय पुरातत्व विभाग यानी एएसआई की टीम आज कल्की मंदिर पहुंची। आज कल्की मंदिर में सर्वे हो रहा है। आज एएसआई की टीम ने संभल के कल्की मंदिर में स्थित प्राचीन कृष्ण कूप का सर्वे किया। इसके अलावा मंदिर के अंदर जाकर भी मंदिर के पुजारी के साथ सर्वे किया गया। सर्वे में एसडीएम संभल वंदना मिश्रा के साथ एएसआई के 4 अन्य अधिकारी भी हैं। इस दौरान संभल की एसडीएम वंदना मिश्रा ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि आर्कियोलॉजी की टीम आई थी। कल्की मंदिर में यहाँ पर
उत्कृष्ट कूप है, जो कि प्राचीन कूप बताया जा रहा है। कितना पुराना है, इसके काल का निर्धारण होना है। लगभग 15 मिनट ये टीम यहाँ रही और उन्होंने कल की मंदिर के दर्शन भी किए। स्टेट आर्कियोलॉजी की टीम थी और ये लोग आए थे। अभी इन्होंने एक प्राचीन कूप है यहाँ पर, उसका काल निर्धारण होना है कि वो कितना पुराना है, तो उसको उन्होंने देखा। मंदिर में दर्शन किया लगभग 15 मिनट के आसपास। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नागपुर में स्थित बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर की दीक्षा भूमि पहुंचे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि निश्चित रूप से यहाँ आने के बाद हमें एक ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है। ये स्थान प्रेरणा का स्रोत है। दीक्षा भूमि, चैत्य भूमि एक श्रद्धा और आदर्श भूमि है और निश्चित रूप से हमारे जैसे कार्यकर्ता लोग यहाँ पर आते हैं तो ऊर्जा लेके जाते हैं, प्रेरणा लेके जाते हैं और ज़्यादा समाज सेवा करने की शक्ति मिलती है। और इसलिए हर साल मैं यहाँ आता हूँ और दीक्षा भूमि में बाबा साहब को वंदन करता हूँ। और वैसे मैं यहाँ पर आया हूँ और निश्चित रूप से बाबा साहब के विचार जो है, जो दलित शोषित पीड़ित जो है उनको मुख्य प्रवाह में लाने का काम उन्होंने किया है और उन्हीं के वजह से आज सामान्य परिवार के व्यक्ति को देश के प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नागालैंड की अनुसूचित जनजाति की महिला सांसद फांगनोन कोन्याक के साथ कथित दुर्व्यवहार मामले में राहुल गांधी अब घिरते नजर आ रहे हैं। अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहतकर ने इस तरह के व्यवहार की निंदा की है और लोकसभा अध्यक्ष साथ ही राज्यसभा के सभापति से संसद में महिलाओं की गरिमा को बनाए रखने के लिए त्वरित कार्रवाई करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग हर जगह सभी महिलाओं के लिए सम्मान, समानता और गरिमा के महत्व पर जोर देता है। और फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। खुद को पैम्पर करिए MDH बादाम रोगन के साथ, जो आपको संवारे, निखारे और नरिश करे। चमके चमके हाँ, दमके दमके, त्वचा में समाए, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो RBI के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही RBI का ओम्बुड्समैन। RBI कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप RBI के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत DD न्यूज़ पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आम जनमानस के हितों को ध्यान में रखते हुए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी क्रम में प्रदेश सरकार पंचायत स्तर पर भी लोगों को गरीबी, शिक्षा उन्मूलन और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए भी निरंतर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री OP राजभर ने DD न्यूज़ से खास बातचीत में कहा कि सरकार ग्रामीण स्तर पर बच्चों की शिक्षा, रोजगार के नए अवसर और ज़रूरतमंदों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने की दिशा में मजबूती से काम कर रही है। हमारे साथ प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश जी हैं। आइए बात करते हैं उनसे सीधे। सर, पंचायती राज विभाग में तकनीक का सहारा लेकर लोगों को गांव तक फायदा पहुंचाया जा रहा है। किस तरीके से क्या कुछ मुहिम चलाई जा रही है? करीब 2.5 महीना पहले एक स्कीम हम लोगों ने गरीबों के लिए जीरो पॉवर्टी के नाम से योजना बनाई। हर गाँव से 25 परिवार को चयन करके, जो मड़ई में रहता है, तिरपाल प्लास्टिक का छत है, पुआल का उसका दीवाल है,
ऐसे लोगों को हम लोग 15 लाख परिवार का चयन इसी दिसंबर भर में कर रहे हैं। उसको हम आवास देंगे, शौचालय देंगे, पेंशन देंगे, आयुष्मान कार्ड नहीं बना तो वो बनाएंगे, रास्ता नहीं है तो रास्ता बनाएंगे, नाली नहीं है तो नाली, उसके परिवार में पेंशन नहीं है तो पेंशन, और उस परिवार को फ्री शिक्षा देंगे। ये योजना जीरो पॉवर्टी हम देने जा रहे हैं। दूसरा, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की सोच स्वच्छ भारत, एक ई रिक्शा टाली हर गांव में प्रधान के माध्यम से दे करके उनको देके हर गांव में डोर टू डोर हम कचरा इकट्ठा करते हैं, आरआरसी सेंटर पर ले जाते हैं, उसकी छटाई करके जो जिस तरह का होता है उसको उस तरह करके वहाँ खाद भी बनती है, उससे जैसे प्लास्टिक है तो बिक जाता है, तो उसमें 4 कर्मचारियों को हम रोजगार भी देते हैं हर गांव में। डिजिटल इंडिया के माध्यम से प्रत्येक गांव में लोगों को लाभ मिले, तकनीकी का भी सहारा लें, क्योंकि अब उनको चक्कर शहरों या मुख्यालय के ना उठाने पड़े, उसके मद्देनजर आप लोगों ने बड़ा काम किया है। डिजिटल लाइब्रेरी, वहाँ इंटरनेट भी उसको मिलेगा, कंप्यूटर फ्री मिलेगा पढ़ने के लिए, किताब वो जिस भी शिक्षा को हासिल करना चाहे उसकी बुकलेट वहाँ उसको बुक मिलेगी, और वो 4 घंटा 3 घंटा 5 घंटा वो फ्री पढ़ेगा। ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश के 58,000 गाँवों में हम देने जा रहे हैं, शुरू कर दिए हैं। जहां हो गया वहां काम चालू है, जहां नहीं है उसको बना करके हम उसको व्यवस्थित देने जा रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाना है, जिसके लिए कार्य काफी तेजी से किया जा रहा है। कैमरामैन दिनेश सिंह के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। और आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह अगरतला में पूर्वोत्तर परिषद के 72वें पूर्ण सत्र की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। तो पूर्वोत्तर परिषद के 72वें पूर्ण सत्र की जो बैठक है वो जारी है, और इस पूर्ण सत्र की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूर्वोत्तर के सभी जो 8 राज्य हैं इनके राज्यपाल, मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी आप देख सकते हैं इसमें मौजूद हैं। अब बात करते हैं पंजाब की। दरअसल आज पंजाब के 5 नगर निगम में मतदान हो रहा है। लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, पटियाला और फगवाड़ा नगर निगम में चुनाव हो रहा है। जालंधर में सुबह 11 बजे तक कुल 18.13% मतदान हुआ। इन नगर निगमों में वोटिंग के बाद आज ही नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। पंजाब के 5 नगर निगम के अलावा 44 नगर कौंसिल भी चुनाव इनमें किया जा रहा है। इन चुनावों के लिए कुल 3,336 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन चुनावों के लिए कुल 3,809 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, और इस चुनाव में मतदाताओं की अगर हम बात करें तो करीब 17.75 लाख महिला समेत 37.32 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और बात उत्तर प्रदेश के रायबरेली की, जहां जिले के सलौन में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ 54 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जा चुकी है। इसके साथ ही यूपी गैंगस्टर एक्ट लागू करने की प्रक्रिया भी जल्द पूरी होने वाली है, और इस महीने के भीतर अपराध से अर्जित संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई भी शुरू कर दी जाएगी। जानकारी के अनुसार गिरोह के सरगना रविकेश लाल देव ने बयान दिया है कि इस गिरोह ने CRS पोर्टल सहित कई अन्य पोर्टल के साथ साथ खुद के बनाए गए एक अलग फर्जी पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए 4 लाख से ज़्यादा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और करीब 5,000 फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार किए थे। जुलाई 24 में थाना सलून अंतर्गत एक मुकदमा अपराध संख्या 327/24 अभियोग पंजीकृत किया गया था ADO पंचायत की तहरीर पर। इसमें नामजद अभियुक्त ग्राम विकास अधिकारी एवं 3 जन सुविधा केंद्र संचालक। विवेचना के दौरान हमारे 14 लोग अन्य लोग प्रकाश में आए, और ये तथ्य प्रकाश में आया कि आर्थिक लाभ एवं अन्य लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से ये फर्जी प्रमाण पत्र बनाए, जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए थे, और इस तरह के किसी भी व्यक्ति बच्चे के जन्म की तथ्य नहीं पाया गया। इस संबंध में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है माननीय न्यायालय में। अभी गैंगस्टर की कार्रवाई प्रचलित है, और इनमें अगर इस जो अवैध संपत्ति जब्तीकरण की भी कार्रवाई इसके तहत की जाएगी। और आपको बता दें, आम आदमी पार्टी जो कि लगातार झटके झेल रही है, एक और झटका यहाँ लगा है। दरअसल पूर्व विधायक सुखबीर सिंह दलाल
अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। सुखबीर सिंह दलाल ने केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और अन्य प्रमुख नेताओं की मौजूदगी में वो भाजपा में शामिल हुए। सुखबीर सिंह दलाल मुनका से विधायक रहे हैं। आप पार्टी में भ्रष्टाचार का बोलबाला हो चुका है, जिससे कई लोग अब इस पार्टी को छोड़ रहे हैं और ये एक बड़ी वजह जिससे लगातार आम आदमी पार्टी को झटके पे झटके लग रहे हैं। एक ऐसी पार्टी में आने का मतलब वो मौका दिया है जिसका मैं 10 साल पहले मैंने सोचा भी नहीं था। साथियों, आज एक ऐतिहासिक दिन है, मेरे लिए नहीं, उन लाखों लोगों के लिए जो ईमानदारी, प्रतिष्ठा और विकास की तरफ मुंह ताक रहे थे। मैंने 50 बार देहात के लिए मिलने की कोशिश की, लेकिन उसके सहायकों ने, क्योंकि वो इतने मशगूल थे करप्शन में, उनको मेरा तो क्या ख्याल, जनता का तो क्या ख्याल होगा जब वो अपने विधायकों से भी मिलने के लिए, जब से शीश महल बड़ा है उसने तो हद ही पार कर दी। तो सुखबीर सिंह दलाल जो कि बीजेपी में शामिल हो गए और एक बार फिर शीश महल जो है वो कहीं ना कहीं चर्चा में यहाँ भी नजर आ रहा है। अब आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, अगले साल प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। इस आयोजन के दौरान आग जैसी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अग्निशमन विभाग की ओर से भारत में पहली बार फॉर ऑल ट्रेन व्हीकल, फायर रोबोट और अन्य आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आसानी से बालू या कीचड़ क्षेत्रों में जा सकते हैं। महाकुंभ मेला मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रमोद शर्मा ने कहा है कि अग्निशमन तथा आपात सेवा की तैयारियां इस बार बड़े स्तर पर की जा रही हैं, ताकि आने वाले जो श्रद्धालु हैं उन्हें किसी तरह की दिक्कत महसूस ना हो और वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। महाकुंभ मेले का प्रारंभ 13 जनवरी 2025 से होगा और समापन 26 फरवरी 2025 को होगा। अग्निशमन तथा आपात सेवा की जो तैयारियां हैं वो अब की बार बड़े स्केल पे की जा रही हैं, ताकि जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको कोई तकलीफ ना हो, वो सुरक्षित महसूस करें। हमारे द्वारा जो है 4 ऑल ट्रेन व्हीकल जो कि इंडिया में पहली बार फायर सर्विस के पास यूज हो रहे हैं। हमारे द्वारा जो है फायर रोबो पहली बार ग्राउंड के ऊपर उतारा गया है, क्योंकि जो ऐसे एरियाज जहां पर जाने के बाद में हमारा जो जवान है उसकी हमारे को लगता है कि उसकी जान को खतरा है, तो ऐसे एरियाज के अंदर हम रिमोट ऑपरेटेड जो हमारा फायर फाइटिंग रोबो है इसका इस्तेमाल करके आपको बुझाएंगे। पूरा जो महाकुंभ मेला है वो 4000 हेक्टेयर में बसा हुआ है, जिसके रिस्क को देखते हुए हमारे द्वारा 50 फायर स्टेशन और 20 फायर पोस्ट वो बनाई जा रही हैं, ताकि जो आने वाले श्रद्धालु हैं तो उनको हम अच्छी सुरक्षा का जो घेरा है वो प्रदान कर सकें। इस बार महाकुंभ में स्वच्छता, सुरक्षा और तकनीक के इस्तेमाल का एक नया मॉडल बनेगा। महाकुंभ की तैयारी को लेकर यूपी सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने इस प्रतिबद्धता को दोहराया। डीडी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि सरकार आयोजन की सफलता के लिए हर मोर्चे पर हर संभव प्रयास कर रही है। सजाने और निखारने का काम किया जा रहा है। प्रदेश में पर्यटकों की संख्या 1 बिलियन के पार हो चुकी है। हमारे साथ पर्यटन मंत्री जी स्वयं मौजूद हैं। किस तरीके से कायाकल्प किया है, एक बड़ा अचीवमेंट है प्रदेश के लिए। 17 के बाद आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद और भारत सरकार के द्वारा प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो ध्यान दिया गया, उसी का परिणाम है कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर स्थापित हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, कनेक्टिविटी बेहतरीन हुई और यहाँ का चूँकि अच्छा वातावरण हुआ, तो इसी का परिणाम है कि चाहे निवेशक हों या पर्यटन की दृष्टि से आने वाले देश और दुनिया के लोग हों। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन होने जा रहा है, उसके मद्देनजर करोड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग आएंगे पर्यटक। क्या कुछ तैयारी है 19 के कुंभ और इस महाकुंभ में व्यापक बनाने के लिए? इसके लिए वर्षों से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्री प्लान था, उसी के अनुरूप तमाम हम लोगों ने कनेक्टिविटी देने का काम, रोड कनेक्टिविटी देने का, अन्य डेवलपमेंट के जो काम थे वो किए हैं। महाकुंभ में लोग आएंगे, इसके साथ साथ एक और प्रयास है सरकार का कि फिर जो आए वो काशी भी जाए, अयोध्या भी जाए, वहां पर भी तैयारी की जा रही है। उसके मद्देनजर उन दिनों में पूरे प्रदेश के जो तमाम धार्मिक, आध्यात्मिक और महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन है, उन सबके कनेक्ट करते हुए हम लोगों ने टूर पैकेज बनाने का काम किया है और इन सुविधाओं को देने के लिए हम लोगों ने आधुनिक तकनीक का भी प्रयोग किया कि आदमी चाहे तो ऑनलाइन उसको बुक करा सकता है। ये थे प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, जो बता रहे थे कि महाकुंभ में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। जो भी यहाँ पर आएगा यहाँ से अच्छी यादें लेकर जाए, ऐसे कुछ व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कैमरामैन दिनेश सिंह के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ।
दुनिया भर में आज पहला विश्व ध्यान दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस का आयोजन शांति और कल्याण की भावना से तथा होशपूर्वक जीवन जीने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है। समझा जाता है कि तनाव, हिंसा और सामाजिक असंतोष सहित कई वैश्विक चुनौतियों का समाधान कर सकने की क्षमता ध्यान में है। संयुक्त महासभा ने हाल ही में इस संबंध में भारत द्वारा सह प्रायोजित प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया था। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान को सदियों से अभ्यास में लाया जाता रहा है। आज इस अवसर पर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत के स्थायी मिशन के प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में जाने माने आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने ध्यान का अभ्यास कराया, जिसमें लाखों लोगों ने भागीदारी की। इसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा के सद के अध्यक्ष और कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री फिलेमॉन यांग तथा ऑपरेशनल सपोर्ट के अवर महासचिव अतुल खरे ने भी भागीदारी की। Today, meditation is not a luxury as it was thought, but it is a necessity. I would call it as mental hygiene. Like you have dental hygiene, we have mental hygiene wherein meditation can help us to be more centered and away from aggression and depression. The mental health crisis has taken a big toll on our population. On one side, our young population is undergoing such aggressive behavior. On the other side, there is depression. Meditation helps us to be more centered. और विश्व ध्यान दिवस के उपलक्ष्य में ही आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपना संदेश साझा किया है। उन्होंने लिखा है कि आज विश्व ध्यान दिवस है और उसके साथ साथ उन्होंने लिखा कि ध्यान किसी के जीवन के साथ साथ हमारे समाज और जब हम बात करते हैं इससे जुड़े हुए गृह और शांति और सद्भाव लाने का एक शक्तिशाली तरीका है। साथ ही साथ उन्होंने लिखा कि आज के इस प्रौद्योगिकी के युग में ऐप्स और निर्देशित जो वीडियो हैं वो कहीं ना कहीं हमारी दिनचर्या में ध्यान को शामिल करने में मदद करने के लिए काफ़ी सक्रिय हैं और वो ये तमाम जो उपकरण हैं ये काफ़ी मूल्यवान साबित हो सकते हैं। और वहीं अमेरिकी संसद ने आज सुबह सरकारी कामकाज बंद होने से रोकने के लिए एक बिल पास किया। ये बिल राष्ट्रपति बाइडेन के हस्ताक्षर के लिए भेजा गया है। हस्ताक्षर के बाद इस बिल को लागू कर दिया जाएगा। सीनेट में ये बिल 85-11 वोटों से पास हुआ, जबकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने 366 और 34 के वोटों से विधेयक को पारित किया गया। इस बिल को शटडाउन को रोकने के लिए ज़रूरी बताया जा रहा है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़।